हाय एवरीवन। तो यार आई होप कि बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे सभी लोग। तो अपन बस वही है, आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जो प्रॉपर जी एडवांस लेवल तक की चीज़ों के लिए काम में आता है ना। नीट और जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चंस के लिए उसकी ज़्यादा खास रिक्वायरमेंट है नहीं, बट हाँ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम देख सकते हो, देखना चाहो तो। बट प्रॉपरली जी एडवांस और ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस के लिए ही ये मेनली पढ़ाया जाता है और इसका पर्पज़ वही है, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस को आसान तरीके से डील करना। और अभी तो हम इसके बस कंसेप्ट पढ़ेंगे और जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो इसके ऊपर एप्लीकेशंस की देखो, नॉर्मल तरीके से करने में कितना डिफिकल्ट हो रही हैं चीज़ें और इस तरीके से करने से कितनी आसान हो रही हैं, वो चीज़ें हम करेंगे। तो यार अगर लेक्चर्स तुम्हें अच्छे लग रहे हो तो बिल्कुल फ्री है पूरा का पूरा जो एडवांस लेवल का कोर्स आएगा। और नीट वाले बच्चे भी आजकल तो मतलब वो प्रीफर कर रहे हैं कि एडवांस लेवल की चीज़ें देख पाएँ, तो कम से कम क्लास में तो वो चीज़ें करें एडवांस लेवल की। बाकी चाहे प्रैक्टिस वो अपने उसी के हिसाब से चलती रहे, उनकी जो उनका प्रॉपर मॉड्यूल होता है नीट लेवल का या फिर जेईमेंस लेवल का। बाकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो उनको भी एडवांस लेवल की हो, कंसेप्ट उनके अच्छे स्ट्रॉन्ग हो, तो वो भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो। टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @फिजिक्स माफिया। यहाँ पे तुम्हें क्लासेस की सारी अपडेट्स और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पे जाकर के तुम चेक भी कर सकते हो, पुराने बेसिक मैथ्स वेक्टर वगैरह के इन सब के ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं नोट्स। जो हैंड रिटन में पढ़ाता हूँ वो सेम नोट्स वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके अलावा कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 716968 36922 व्हाट्सएप नंबर है। और 24/7 अपना माफियाज डाउट क्लास ग्रुप पे डाउट्स चलते रहते हैं। और 10:30 PM पे मैं भी लाइव आता हूँ डेली, जहाँ पे मैं लाइव डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ उनके डाउट्स का। और वो जो भी डाउट्स होते हैं वो डायरेक्ट मुझसे पूछ पाते हैं और उनको कोई हेजिटेशन भी नहीं होती क्योंकि मुझे जानते भी नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि तुम्हें कोई जज करने वाला नहीं है, यू वॉन्ट फील हेजिटेटेड। क्लास में बच्चों को जो मैन वो होता है हेजिटेशन की, मैं टीचर से पूछूंगा तो मुझे जज किया जाएगा, बाकी लोग क्या सोचेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। कोई किसी को नहीं जानता, पूरा ऑनलाइन सिस्टम है टेलीग्राम पे। तो तुम अपने डाउट्स फ्रीली पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। और ऑलरेडी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो तुम भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। अराउंड 340 के आसपास ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। तो तुम भी आके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हो अपने डाउट्स रिजोल्व करके, क्योंकि डाउट्स रिजोल्व होना बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है पढ़ाई के साथ साथ में। ठीक है, तो यार आगे चलते हैं, अपन अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हमें इंतजार था काफ़ी दिनों से। पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम है ना। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? जो अपन पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए काम में लेते थे चीज़ें, है ना, वो अपन कार्टेशियन प्लेन लेते थे। अभी तक हमने ये पढ़ा था 1D 2D 3D के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे वो यही तो चीज़ें थी। उन चीज़ों में अगर हम ध्यान ध्यान से देखें तो हम एक्स वाई जेड और ये तीन एक्सिस अपन ने डिफाइन कर रखी थी, एक्स वाई जेड। इन तीनों एक्सिस के हिसाब से अपन उनकी ओरिजिन से डिस्टेंसेस बताते थे एक्स वाई जेड, और अपन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को लोकेट करते थे 1D 2D 3D में। तो किसी भी पॉइंट के किसी भी उसमें सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करना, उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। उसी के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए होते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम के टाइप जो होंगे उस पॉइंट की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, जो ओरिजिन से हम एक्स वाई जेड में करते थे, अब उसके और ब्रॉडर व्यूज देखेंगे हम कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक तो वही है कार्टेशियन सिस्टम जो हम पढ़ चुके हैं बेसिक मैथ्स के अंदर, हमने यही वाला सिस्टम पढ़ा और यही होता है 11th 12th में, तुम्हारे सिलेबस में भी यही है। बाकी ये सब सिलेबस में नहीं है, हायर फिजिक्स में जब पढ़ोगे या हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब जा करके ये आएंगे, ठीक है ना। बट इसमें ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कुछ एप्लीकेशंस अगर हम पढ़ लेते हैं तो कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को डील करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए हम ये पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इनके बारे में भी अगर समय मिलेगा तो हम इनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो फिर ये भी समझने में कोई मुश्किल काम नहीं है, और इनसे चीज़ें और भी आसान होती जाती हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम जो हम पढ़ते थे 1D 2D 3D का एक्स वाई जेड वाला सिस्टम, वो तो तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस वाला सिस्टम, वो कार्टेशियन सिस्टम था, है ना। वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में बेसिक मैथ्स के अंदर। जिनने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं लेक्चर्स। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि हम एक अलग तरीके का सिस्टम डेवलप करेंगे जिसके अंदर हम एक्स वाई जेड में ना जा करके हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिन से डिस्टेंस आर और कितने एंगल पे है एक्स एक्सिस से थीटा, उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो मैं या तो एक्स लिखूं या वाई लिखूं। इसको छोड़ करके मैं सीधा देखूंगा ओरिजिन से डिस्टेंस ये आर कितनी है और ये एंगल थीटा कितना है, इसके फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ये इसके टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका पार्ट है।
फिर होगा तीसरा सिलेंड्रिकल सिस्टम। सिलेंड्रिकल सिस्टम में क्या होगा कि हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक सिलेंडर में बना लेंगे। सिलेंडर में क्या होगा कि ये वाली एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी सभी पॉइंट्स की। तो हम ऊपर और नीचे जाएंगे अप एंड डाउन, तो आर बदलता जाएगा, लेकिन इसकी जो विड्थ है, ये रेडियस है सिलेंडर की, वो सेम रहेगी। तो हम सिलेंडर के अक्रॉस से भी पॉइंट्स को हम लोकेट कर सकते हैं सिलेंडर का सिस्टम है। स्फेरिकल सिस्टम में हम क्या करेंगे कि स्फेयर को बनाएंगे कि आर पे जाएंगे, थीटा पे जाएंगे, तो सर्कल बनेगा आर और थीटा। जैसे ये 2D वाला सिस्टम है, तो आर और थीटा चेंज करते जाएंगे तो हम ऐसे चलते जाएंगे, तो ये सर्कल बनेगा और अलग अलग सर्कल बनेंगे 2D प्लेन में। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक 2D सिस्टम हो गया एक तरीके से। स्फेरिकल सिस्टम 3D के लिए हो जाएगा। 3D में क्या होगा कि जैसे तुम आर पे जा करके ये थीटा बना रहे थे, अब तुम यहाँ से इस आउट ऑफ द प्लेन भी आओगे, आउट ऑफ द प्लेन तुम ऐसे भी चलोगे, तो एक तो ऐसे चल गए तुम, एक ऐसे भी चल गए, तुम 3D में पूरा स्फेयर कवर कर लोगे और फिर पूरा स्पेस कवर कर पाओगे। तो पहले हम इसके बारे में समझेंगे, फिर इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझेंगे, तो वो तुम अपने आप अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी डेवलप हो जाएगी। इसमें आर थीटा और जेड में चलोगे, इसमें आर थीटा और फाई में चलोगे। समझ में आएगी? डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से एंगल और एक्स वाई प्लेन से एंगल। समझ में आ गई बात? इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। तो पहले हमें डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, तभी जा करके इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। पहले 2D में कैसे काम करेगा वो। सेम चीज़ तुमने इसमें भी करी थी कि पहले तुमने 10th क्लास तक 2D के कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, एक्स कोमा वाई। यहाँ पे आकर के तुमने पहली बार पढ़ा था एक्स वाई जेड में वो कोऑर्डिनेट्स कैसे काम करेंगे। 10th में भी तुम बेसिक्स पढ़ा होगा एक्स वाई जेड एक्सिस का, लेकिन वो बिल्कुल ही बेसिक पढ़ा होगा उसके बारे में। बट यहाँ पे अपन ने डिटेल में पढ़ा कैसे डिस्टेंसेज निकाली जाती हैं, कैसे लोकेट करे जाते हैं, कैसे मोशन हो सकता है 3D में। तो वैसे ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी, जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम आर और थीटा में डील करेंगे, उसका पहले 2D वाला सिस्टम पढ़ेंगे जिसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये जो आर और थीटा की बात करेंगे, तो आर तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, और जो थीटा होता है एंगल फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। जो हम एक्स एक्सिस लेते हैं उसको रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं, और जनरली उसी को लेते हैं। और तुम वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। वाई जेड प्लेन में अलग से कर सकते हो, एक्स वाई प्लेन में अलग से कर सकते हो, वाई एक्स जेड प्लेन में अलग से तुम कर सकते हो। तो जनरली जब एक्स वाई प्लेन की बात चल रही होगी तो हम एक्स एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस मान करके वहाँ से थीटा ले रहे होंगे। ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पहला सिस्टम अपना, उसमें हमने परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज़ किया था। 3 एक्स वाई जेड एक्सिस करे थे, और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए पहले हम एक्स में गए, फिर हम वाई में गए, फिर जेड में आए। या फिर मैं बोलूँ पहले एक्स में गए, फिर जेड में वाई में गए, और फिर जेड में बाहर की तरफ आएंगे, तो ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पहले एक्स में गए, फिर वाई में गए, फिर जेड में गए, तो ये यहाँ पे पहुँचा। यानी कि यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें एक्स में टोटल एक्स चले, वाई में टोटल वाई चले, और जेड में टोटल जेड चले। समझ में आ गई क्या बात? तो इस तरीके से चले तो हम इस पॉइंट पे पहुंचे थे, और ये इसकी पूरी थ्योरी हमने डेवलप कर रखी है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमने बेसिक मैथ्स के अंदर पहले लेक्चर में इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है। नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद में अभी जो हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो 2D सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ 2D सिस्टम की, तो इट इज़ नॉट मैंशनड इन सिलेबस, नॉट मैंशनड इन सिलेबस। सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन चीज़ें इससे आसान हो जाती हैं तो हम पढ़ लेते हैं, और ये तुम्हारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया तरीके से डेवलप कर देता है। दिमाग की सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करती हैं चीज़ें, जो तुम थोड़ी एक्स्ट्रा एज के हिसाब से चलते हो। तो ये तुम्हारे दिमाग को एक एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाती हैं कि हम पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीके पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं उनको लोकेट करने के। समझ में आ गई बात? तो इसलिए स्टडी करेंगे हम टू गेट ए ब्रॉडर व्यू ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, और दूसरा टू सोल्व सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन इजी वे। कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होंगी जिनको आसान तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उसकी हेल्प से आसान तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तुम अपना जो नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके हिसाब से करोगे तो वो थोड़े से लेंदी चलेंगे और थोड़े से डिफिकल्ट होंगे सोल्व करना। इसलिए इसका हम प्रीफर करेंगे बहुत सी जगह पे, और लेकिन वो अच्छे सवालों के लिए होगा। नीट वाले बच्चे मैं रिकमेंड करूँगा, ना भी देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। जेई मेंस वाले भी अगर ना देखें तो कोई इशू नहीं। बट हाँ, अगर तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप करना चाहते हो तो देख सकते हो। बट एडवांस के लिए तो मैं बोलूँगा कि तुम्हें तो देख लेना चाहिए, और ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए। ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2D सिस्टम की जब बात करेंगे तो हमने बोला कि सबसे पहले हमने एक्स वाई जेड एक्सिस जो बनाए थे, पहले हम उसी पे चलते हैं कि जो हमने एक्स वाई जेड सिस्टम का कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड का जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा था, उसका सिर्फ 2D वाला
प्लेन उठा लेते हैं, एक्स वाई प्लेन उठा लिया हमने। इसमें 2D में जब हम पॉइंट्स लोकेट करते थे, तो 2D में जब पॉइंट लोकेट करते थे तो हमने बोल दिया कि हम इस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, मान लो P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। इसी से हम कन्वर्ट करेंगे, है ना, इसी से हम कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हाँ ये वही रिलेटेड चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। तो ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये r वेक्टर लिखा जाए, अब तो तुमने वेक्टर भी पढ़ लिया, तो हम इसको r वेक्टर लिख सकते हैं या फिर इसके कोऑर्डिनेट्स को x, y लिख सकते हैं। तो ये जो r वेक्टर बनेगा, इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा तो मुझे x में तो कितना चलना पड़ेगा, x, और y में चलना पड़ेगा y। वो कहाँ से पता चलेगा, हमने परपेंडिकुलर डाल दिया x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन बना वो इतनी लेंथ का बना, x एक्सिस पे इस लेंथ का प्रोजेक्शन है, y एक्सिस पे इस लेंथ का प्रोजेक्शन है। तो x में इतना चलना पड़ेगा, y में इतना चलना पड़ेगा, तो ये x डिस्टेंस बनेगा, ये y डिस्टेंस बनेगा, तब जाकर के कोऑर्डिनेट x, y बनेगा। तो ये x है और ये y है। इस r को, अगर मैं इस r की बात करूंगा, r वेक्टर को लिखा जा सकता है x i कैप प्लस y j कैप। समझ में आ गई क्या बात? बट हम जो चीजें डील करेंगे वो चीजें डील करेंगे हम इस r वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम स्मॉल r लिखें कि भाई इस एरो की लेंथ r है और ये एंगल थीटा है। इस पॉइंट P पे पहुंचने के लिए हम r और थीटा का भी यूज ले सकते थे, कि नहीं ले सकते थे? इसमें r और थीटा के रूप में फॉर्मेट में अगर हम चलते तो हम क्या बोलते कि यार जो x कोऑर्डिनेट है उसको अगर इस ट्राइंगल से देखूं, ये एंगल थीटा है तो इधर थीटा होता है तो कोस कंपोनेंट आते, तो r का कोस थीटा कंपोनेंट x बनेगा, x इक्वल टू आर कोस थीटा बनेगा, और y इक्वल टू आर साइन थीटा बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो जो r वेक्टर है, इस r वेक्टर को r कोस थीटा आई कैप प्लस r साइन थीटा जे कैप भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, थीटा के अंदर और r के अंदर। बट समस्या वही है ना, हमने तो आई कैप जे कैप का यूज तो किया ही है ना, r और थीटा में तो चले गए, चलो अच्छी बात है, लेकिन आई कैप जे कैप में तो हम अभी भी हैं। ठीक है ना, हम इनको इंडिपेंडेंट ऑफ आई कैप जे कैप भी बना सकते हैं और वो हम उसी की डेवलप करेंगे। मैं जो आर और थीटा में हम बोल रहे हैं कि आर और थीटा ही सिर्फ हमारे पास दो वेरिएबल हों, बट अभी हम उसको पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसी से डेवलप हुआ है और उसको सोचने का दूसरा तरीका है बस। तो हमने आर वेक्टर को आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप लिख लिया। और अगर मैं इसकी बात करूंगा कि जो आई कैप और जे कैप तुम्हारे यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप एंड जे कैप, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। और ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, ये यूनिट वेक्टर्स ये कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते। यानी कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम घूम थोड़ी रहा होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार तुमने एक्स इधर मान लिया, वाई इधर मान लिया, तो एक सिस्टम के अंदर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ही रहेगा। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तुम अपने एक्स वाई किधर भी बना लो, लेकिन एक जो प्रॉब्लम कर रहे होगे तो उस प्रॉब्लम में तुम एक्स और वाई थोड़ी चेंज कर दोगे। तुम उस प्रॉब्लम को एक्स और वाई फ्रेम मान करते हो, उसके हिसाब से पार्टिकल किधर जा रहा है, उसके लोकेशंस वगैरह, मोशन वगैरह हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका डिफाइन करेंगे। तो हमारा एक्स और वाई चेंज नहीं हो रहा होता, यानी कि आई कैप जे कैप चेंज नहीं होंगे। तो तुम्हारा जो कांस्टेंट है आई कैप और जे कैप, तो डी आई कैप बाई डी टी अगर मैं देखूं, या फिर मैं बोलूं कि डी जे कैप बाई डी टी, तो ये जीरो होंगे, इनका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, क्योंकि तो कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं। मैं लिखूं कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ही रहेंगे। और ये जो आर बन रहा है, यहाँ से देखो आर में दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। यानी कि यहीं से इस ट्राइंगल से मैं बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आर एक्स वाई जेड में चला जा सकता है। जो आर वेक्टर अपना बना है ना, आर वेक्टर को अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं कि ये जो पॉइंट पी था ये इस आर की डायरेक्शन में था, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ आर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो वो बनेगा आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। समझ में आई की बात? आर वेक्टर है तुम्हारे पास में ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसको लिख लेते हैं। हम इस आर वेक्टर की बात कर रहे हैं और आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। और इसकी क्यों चर्चा कर रहे हैं हम दोबारा से आर वेक्टर की एक्स और वाई कैप वाई जे कैप में, वो अभी तुम्हें जस्ट अगले पेज पे समझ में आएगा। अभी लिख लेते हैं आर वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड ये बन जाएगा, और इसको आर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर को आर, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, और आर कैप क्यों कैलकुलेट करा अब तुम्हें वो समझ में आएगा। हम जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखना चाहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स, हम बोलेंगे कि इनको आर और थीटा में रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो हमने सेम कार्टेशियन प्लेन बना लिया, मान लो एक्स वाई को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, आर और थीटा के अंदर, ताकि हमें एक्स और वाई की जरूरत ना रहे, हम आर और थीटा में चले जाएं। एक्स और वाई को हम आर और थीटा में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं,
ऐसे बना लिया हमने, ठीक है। हमने एक सर्कल बना लिया आर डिस्टेंस पे जा करके। अगर ये पॉइंट पी की मैं बात करूँगा, ये पॉइंट पी है, तो ये आर डिस्टेंस का ये एक रेडियस बन जाएगा, आर डिस्टेंस का एक ये रेडियस, आर रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा, सॉरी, आर रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ जाएगा, समझ में आ गई बात। तो ये पी पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है जिसकी रेडियस आर है, और इस सर्कल पे अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे पहुँचना है इस पॉइंट पी पे, तो मान लो एंगल थीटा चला गया। तो मैंने एक सर्कल बनाया, सबसे पहले समझो कि किस तरीके से मैं कन्वर्जन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आर रेडियस का एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के सभी पॉइंट्स को मैं इस आर रेडियस पे चल के कवर कर सकता हूँ। यानी कि इन सभी पॉइंट्स में एक खास बात है कि इनकी सेंटर से डिस्टेंस कहीं भी चले जाओ सेम ही रहने वाली है। चीज़ क्या बदलेगी, इनका लोकेशन किस तरीके से बदलेगा कि एक्स एक्सिस के साथ में इनका हर एक पॉइंट का जो एंगल बनेगा वो अलग बनेगा। तो बस मैं उस कि भाई ये पॉइंट जो है सारे के सारे आर डिस्टेंस पे हैं, सारे के सारे आर डिस्टेंस पे हैं। एक तो इनकी डायरेक्शन बदलती जा रही है, आई कैप जे कैप में जाऊंगा तो इनका डायरेक्शन रोटेट करता जा रहा है। अगर मैं इसको आर वेक्टर बोलता तो ये आर वेक्टर रोटेट करता जा रहा है ना ऐसे, तो आर वेक्टर चेंज हो रहा है, अदरवाइज आर का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। समझ में आई क्या बात। तो हम क्योंकि अगर इसके अलोंग चलेंगे तो मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर लूंगा, लेकिन इस आर रेडियस को कांस्टेंट रख करके मैं थीटा बदलूंगा तो मैं इस सिर्फ आर रेडियस के सर्कल के सभी पॉइंट्स को ले सकता हूं। मुझे बाकी पॉइंट्स को अगर कंसीडर करना है कि जो यहाँ पे पॉइंट है इस पॉइंट को कंसीडर करना है, तो इस आर रेडियस का एक सर्कल बना लूंगा। तो इस सर्कल पे आने वाले सभी पॉइंट्स को इस रेडियस के अलोंग चलते हुए सभी थीटा में जा करके कंसीडर किया जा सकता है। फिर इस रेडियस, इस पॉइंट को अगर कंसीडर करना है, इस रेडियस के सभी पॉइंट्स को कंसीडर करा जा सकता है इस रेडियस को घुमा करके सर्कल, और ऐसे सर्कल बना बना करके एक के बाद एक सर्कल बना बना करके अलग अलग डिस्टेंसेस के सभी पॉइंट्स को थीटा बदल बदल के कवर किया जा सकता है, और उनकी जो लोकेशन है वो लिखी जा सकती है। मैं बोलूं कि एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है सेंटर से, और वो एंगल 30 डिग्री पे एक्स एक्सिस है, तो 2 सेंटीमीटर मान लो ये है, और यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे मान लो ये है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। बता सकता हूँ ना मैं इस तरीके से, इसमें क्या दिक्कत है। तो बस इसी चीज की हेल्प ले रहे हैं। तो समस्या ये है कि अब हमारे पास अगर आर फिक्स कर देंगे तो सिर्फ एंगल थीटा बदलेगा, तो सिर्फ एक सर्कल बदलेगा। तो हमें सभी पॉइंट्स को चाहिए होगा, अगर सभी पॉइंट दिखाने होंगे तो अलग अलग रेडियस के सर्कल पे हमें घूमना पड़ेगा। अलग अलग रेडियस में रेडियस बदल दूंगा, एंगल बदल दूंगा, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। समझ में आ गई क्या। और इस थीटा पे जाकर के हर एक पॉइंट को कोऑर्डिनेट को लिखा जा सकता है कि थीटा सेम रहे और आर बदलते रहो। तो देखो इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स आ जाएंगे, और अगर आर सेम रख करके थीटा बदलते रहोगे तो इस सर्कल पे आने वाले सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मैं आर भी बदल दूं, थीटा भी बदल दूं, तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन लिख सकता हूं अलग अलग आर और अलग थीटा पे। इस आर पे ये थीटा पे, इस आर पे ये थीटा पे, सभी पॉइंट्स की आर और थीटा में लोकेशन लिखी जा सकती है। लेकिन इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखते थे ना आई कैप जे कैप, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। हम बोलेंगे कि यार ये पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, तो हम इसके दो चीजें डिफाइन कर लेते हैं। देखो जब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई की बात कर रहा था, तो मैं किसी पॉइंट पे जाऊंगा तो उसकी ओरिजिन से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चीजें बदल रहे थे, तो मैंने एक्स और वाई में उनको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करा, और वेक्टर लिखते समय मैंने आई कैप और जे कैप दो चीजें बना ली कि इतना आई कैप में और इतना जे कैप में चले, ऐसा लिखा था। अब हमारी वेरिएबल चीजें क्या होंगी, अब हमारी वेरिएबल चीजें, एक तो रेडियस बदलेगी, अलग अलग पॉइंट्स की डिस्टेंसेस के हिसाब से रेडियस बदलेगी, साथ में उनकी लोकेशन के हिसाब से एंगल भी बदलेगा। तो आर और थीटा दो चीजें होंगी। आर तो बिल्कुल रेडियल ऐसे डायरेक्शन में चलेगा ओरिजिन से, तो ये रेडियल डायरेक्शन में हमने क्या करा कि हमने एक वेक्टर डिफाइन कर लिया, हमने एक वेक्टर डिफाइन कर लिया इस रेडियल डायरेक्शन में, ये बोल दिया एक आर वेक्टर इसकी डायरेक्शन में। समझ में आ गई क्या बात, इसको आर वेक्टर बोल दिया, और आर वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया आर कैप। भाई यूनिट वेक्टर डिफाइन करना था ना, इस पॉइंट के लोकेशन को क्या लिखूंगा, डिस्टेंस आर और इनटू आर कैप, ये लिखा जा सकता है एक तरीके से। ये मान लो ये तो आर डिस्टेंस थी, तो मैंने आर वेक्टर लिखा। आर वेक्टर कैसे लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर को लिख सकता हूं इसका मैग्नीट्यूड आर और इसकी डायरेक्शन आर कैप। तो डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैंने यहां पे लगा दिया कि मैं इस डायरेक्शन के रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन का एक आर कैप वेक्टर ले लेता हूं। दूसरा, एंगल घूमने के लिए मुझे टेंजेंशियल चलना पड़ेगा, टेंजेंशियल चलूंगा तो एंगल थीटा बदलेगा। तो थीटा बदल रहा हो, जैसे इसमें एक्स और वाई बदल देते तो आई एक्स कैप और वाई कैप यानी कि आई कैप जे कैप की बात करते थे, तो यहाँ पे आर बदलने के लिए आर के अलोंग एंगल यूनिट वेक्टर ले लिया आर कैप, और थीटा बदलेगा तो थीटा जिस तरफ बदलेगा उस तरफ मैं एक थीटा का यूनिट वेक्टर थीटा कैप मान लेता हूं। तो थीटा का यूनिट वेक्टर थीटा कैप, थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन बदलेगा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ध्यान से सुनना, इस रेडियस के सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में थीटा कैप ये यूनिट वेक्टर है,
आर कैप यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, और थीटा कैप को बोलूंगा यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। समझ में आएगी बात? टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्लियर है बात? अब ध्यान से सुनो, जब मैं इनकी बात करूंगा आर कैप और थीटा कैप की, अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में एक्स वाई में जब बात करते थे तो हमारा आई कैप और जे कैप ये वाले वेक्टर्स बदलते नहीं थे। आई कैप इधर ही रहता था, जे कैप इधर ही रहता था। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनो, इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर ये बनेगा, आर कैप इधर होगा। इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर ये बनेगा, इसका आर कैप इधर होगा। इस पॉइंट के लिए आर वेक्टर इधर बनेगा, आर कैप इधर होगा, इस तरफ होगा। इस पॉइंट के लिए जाऊंगा तो आर कैप इधर होगा, इस पॉइंट के लिए जाऊंगा तो आर कैप इधर होगा, इस पॉइंट के लिए आर कैप इधर होगा। यानी कि हमने एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करा है जिसमें तुम्हारे जो यूनिट वेक्टर्स अपन ने बनाए हैं आर कैप, ये चेंज होता रहेगा। और जैसे जैसे आर कैप चेंज होता रहेगा, इस पॉइंट पे गए तो आर कैप इधर, तो परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में थीटा कैप इधर, आर कैप इधर तो थीटा कैप इधर, आर कैप इधर तो थीटा कैप इधर, आर कैप इधर, थीटा कैप इधर। तो हर एक पॉइंट पे अगर मैं चलते जाऊंगा तो आर और थीटा की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। समझ में आएगी बात? इतना क्लियर है तो ध्यान से सुनो अब तुम, कि आर और थीटा बदल रहे हैं हमारे, तो इनको हमें वेक्टर्स के फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो हम सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि जो आर वेक्टर हमने लिखा, कि जो आर वेक्टर तुम्हारा आर इंटू आर कैप होगा, आर कैप होगा, आर कैप को लिख सकते हैं, हाँ, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, और ये थीटा कैप को यूनिट वेक्टर इन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो, ये जो आर कैप और ये थीटा कैप है, आर कैप एंड थीटा कैप, ये वेरिएबल यूनिट वेक्टर्स हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि डी आर कैप बाई डी टी, ये जीरो नहीं होगा, और मैं बात करूं डी थीटा कैप बाई डी टी, ये भी जीरो नहीं होगा। हालांकि हालांकि जो आर कैप का मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और थीटा कैप का मैग्नीट्यूड भी है वो 1 है। तो जब वो चेंज होंगे तो इनिशियल और फाइनल आर कैप की वैल्यू जो होगी मैग्नीट्यूड 1 ही होगी। भाई इनिशियल ये वाला यूनिट वेक्टर ले लो, चाहे ये वाला यूनिट वेक्टर ले लो, किधर भी ले लो, उन यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। लेकिन एंगल जो बदलेगा, जो एंगल बदलेगा उसकी वजह से डायरेक्शन बदल जाएगी। तो डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज है सिर्फ और सिर्फ, बाकी तो आर कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है ना। तो डायरेक्शन इनकी चेंज हो रही होगी, इसलिए डी आर बाई डी टी जीरो नहीं है, डी आर कैप बाई डी टी। समझ में आ गई बात? एक ये डिफरेंस है उनमें, ठीक है। आर कैप की अगर मैं बात करूं कि अलोंग द रेडियल डायरेक्शन था, तो आर कैप रिप्रेजेंट क्या करेगा? आर कैप को अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, व्हाट विल आर कैप रिप्रेजेंट, तो आर कैप की अगर बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ये यूनिट वेक्टर, इट इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, या फिर बोलें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा बोल सकता हूं। ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, ठीक है। अब ये तो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देगा कि किस तरफ है, डायरेक्शन बता देगा किस तरफ है, हाँ उस डायरेक्शन में आर कैप बता देगा कि किस तरफ है। थीटा कैप होगा, थीटा कैप ये बताएगा कि आर कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है। भाई दो डायरेक्शन की वजह से एक्स और वाई परपेंडिकुलर थे, यहाँ पे भी आर और थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने डिफाइन करे हैं। तो बात ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। थीटा कैप क्या है? थीटा कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन which is perpendicular, which is perpendicular to आर कैप, आर कैप के परपेंडिकुलर है। समझ में आई क्या बात? आर कैप के परपेंडिकुलर है, और इट विल बी अलोंग अलोंग द एंगुलर ओरिएंटेशन, हम एंगुलर ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, जैसे कि थीटा। तो मैं बोलूंगा कि यहां से अगर मैं यहां पे गया तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में था, तुम यहां से चल के यहां पे गए तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल तुम इस तरफ चलोगे, तो थीटा कितना घूम गया एक तरीके से उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये, कि तुम किस तरफ कितना एंगल घूम चुके हो। समझ में आ गई क्या बात? तो
आर और थीटा जो हैं ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ ये परपेंडिकुलर है। तो एक तो रिजल्ट ये है कि आर कैप जो है वो परपेंडिकुलर है थीटा कैप के। तो अगर आर कैप और थीटा कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ क्या वो हैं, आर कैप परपेंडिकुलर टू थीटा कैप है एक, तो इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ आर कैप और थीटा कैप का डॉट प्रोडक्ट एक तो जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, cos 90 डिग्री जीरो बन जाता है। समझ में आ गई क्या बात? ये इनके बीच के बेसिक्स थे। हमने दो डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर ली, जैसे आई कैप जे कैप अपने डायरेक्शन से 2D में, यहाँ पे हमने दो डायरेक्शन डिफाइन करी, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे आर और थीटा में। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जो हम एक्स आई कैप वाई जे कैप लिख रहे थे उसको आर कैप और थीटा कैप में हम रिप्रेजेंट कर दिया अगर हमने, फिर तो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स की मतलब कहानी सेट हो जाएगी। इस पॉइंट्स के अगर मैं कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा तो उसको मैं आर कोमा थीटा लिखूंगा। समझ में आई बात? कोऑर्डिनेट तो आर कोमा थीटा से लिख दिया, आर बदलते जाओ, आगे पीछे चलते जाओगे, थीटा बदलते जाओ, लेफ्ट एंड राइट ऐसे प्लेन में घूमते जाओगे। आर कोमा थीटा फाइनल कोऑर्डिनेट है कि आर तुम्हारी ओरिजिन से डिस्टेंस, एंगल थीटा, ये कोऑर्डिनेट बन गए। और एक्स वाई में इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे थे ये एक्स कोमा वाई थे, और अब इसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा लिखे जा सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अगर कोऑर्डिनेट्स की बात हो तो आर कोमा थीटा, लेकिन इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को वेक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स के वेक्टर यूनिट वेक्टर्स कैसे काम करेंगे उसकी बात है। तो उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो कोऑर्डिनेट तो सिंपल है, आर कोमा थीटा, खत्म, ठीक है ना। अब इसको यूनिट वेक्टर्स में यानी कि इनको डायरेक्शन की अलोंग कैसे, इसकी पोजीशन को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आर और थीटा में, हमें उसकी कहानी समझनी है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज है। समझ में यही बात, हमें मोशन को उसी में रिप्रेजेंट करना होगा। हमारे पास में एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आई कैप वेक्टर था यूनिट वेक्टर, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग तुम्हारा जे कैप यूनिट वेक्टर था। अब हमने इस पॉइंट के लिए हमने बोला कि डिस्टेंस आर का एक पॉइंट है, आर रेडियस का सर्कल बना दिया हमने, और इस पॉइंट पे अगर मैं जाके देखूं तो ये रेडियल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में थीटा कैप एक यूनिट वेक्टर है। इस पी के कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स को वाई लिखूं पोलर कोऑर्डिनेट उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा तो इसको लिखूंगा आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा, आर सेंटर से डिस्टेंस है, एक्स में ये कोऑर्डिनेट है, वाई में ये कोऑर्डिनेट है। अगर ये डिस्टेंस आर है तो मैं सिंपल बेसिक तरीके से लिख सकता हूं इसको कि जो एक्स बनेगा वो आर कोस थीटा होगा, और जो वाई बनेगा वो बेटा आर साइन थीटा होगा। तो ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट को पी पॉइंट बोल रहे हैं हम, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को हम सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर वेक्टर के अंदर, और ये जो इसका आर वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा, जो कि आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये तो बेसिक चीज है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। हम कैसे सेपरेट कर रहे हैं चीजों को, हमने बोला कि जो आर कैप है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। समझ में आ गई बात? इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर है, ऐसे समझ लो, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका एक्स में कंपोनेंट कितना आएगा, 1 इंटू कोस थीटा। मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे इसको, कि आर कैप के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लिया हमने, इस डायरेक्शन में, बाकी चीजें मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। इस डायरेक्शन में मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, आर के डायरेक्शन में है, ये चीजें हटा देता हूं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट में एक्स में कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, ये तो बनेगा 1 का कोस थीटा कंपोनेंट और ये 1 का साइन थीटा कंपोनेंट। यानी कि जो आर कैप है, ये आर कैप जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया 1 मैग्नीट्यूड का, उसका एक्स कंपोनेंट 1 कोस थीटा, वाई कंपोनेंट वाई साइन 1 साइन थीटा। तो आर कैप जो है वो आर, जो आर कैप यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा वो लिखा किस में जाएगा, 1 इंटू कोस थीटा आई कैप प्लस 1 इंटू साइन थीटा जे कैप। ये आर कैप वेक्टर लिखा जा सकता है। यानी कि मैं इसको एक साथ लिखना चाहूं तो यहाँ पे लिख देता हूं कि जो आर कैप वेक्टर बनेगा, आर कैप वेक्टर जो रेडियल डायरेक्शन हम जिसको लिख रहे हैं वो कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप बनेगा। ये हमें याद रखना है ना, ये ऐसे बन जाएगा कि मैं उसको कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। रेडियल डायरेक्शन आ गई हमारे पास में, बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन आ गई। अब इस रेडियल डायरेक्शन का अगर मैं कोस थीटा साइन थीटा में वैल्यूज रखूं तो कोस थीटा यहां से कितना है, एक्स अपॉन में आर, साइन थीटा क्या है, वाई अपॉन में आर। तो इस आर कैप को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है, इसी की बात कर रहा हूं मैं।
इस तरीके से भी हमने लिखा था आर कैप को। तो आर कैप दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स और वाई के हिसाब से और आर और थीटा के हिसाब से। तो आर कैप के दो रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। आर कैप को दो तरीके से लिखा जा सकता है, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का। और तुम्हारे कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से एक्स में और वाई में है, और उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स के थीटा के हिसाब से हम कोस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप आर कैप को लिख सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात? अब अगर मैं थीटा की बात करूं कि जो थीटा कैप की डायरेक्शन है वो थीटा कैप की डायरेक्शन ये, तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। ये एंगल 90 डिग्री है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर मैं एक वेक्टर यहां पे ले लेता हूं। इसके परपेंडिकुलर भाई आर वेक्टर जो था वो इसके डायरेक्शन में था, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था। इसके परपेंडिकुलर ये थीटा कैप है, तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया ये डायरेक्शन में, एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसके एक्स और वाई कंपोनेंट कितने बनेंगे? यहाँ पे देखो, ये परपेंडिकुलर डाल लो, यहाँ पे इधर और यहाँ पे इधर। समझ में आ गई बात? तो इनके ये जो यूनिट वेक्टर बनेंगे, इनके जो सॉरी कंपोनेंट्स बनेंगे। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा था जो आर की डायरेक्शन थी, तो थीटा कैप की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखा, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा। समझ में आएगा? तो ये थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। या फिर ऐसे बोलो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन गया। तो 1 का कोस थीटा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो बनेगा, ये तो 1 का कोस थीटा कंपोनेंट बन जाएगा। और ये जो बनेगा हॉरिजॉन्टल में, ये 1 का, ऐसे लिख दो, ये 1 का साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा। तो देखो 1 साइन थीटा तो देखो इधर की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ माइनस आई कैप में, और 1 कोस थीटा ऊपर की तरफ आ रहा है जे कैप में। इधर जाएंगे तो इधर और इधर चलना पड़ेगा ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम थीटा कैप की जो डायरेक्शन है उसको आई कैप जे कैप में अगर रिप्रेजेंट कर देंगे, थीटा कैप को लिख सकते हैं हम -1 साइन थीटा आई कैप, -1 साइन थीटा आई कैप, 1 साइन थीटा माइनस आई कैप मतलब कि, और जे कैप में प्लस जे कैप में कितना, 1 कोस थीटा, तो 1 कोस थीटा जे कैप ऐसे लिख सकते हैं। तो थीटा कैप की जो डायरेक्शन आ रही है बेटा वो बन रही है माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस का कोस थीटा जे कैप। क्लियर है? साइन थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। आई होप कि ये डायरेक्शन तुम्हें क्लियर होगी। अगर ये क्लियर है और तुम इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हो आर कैप और थीटा कैप को आई कैप जे कैप के अंदर, तो अब हम आर कैप और थीटा कैप के रिप्रेजेंटेशन के और ओरिएंटेशन देंगे। साइन थीटा कोस थीटा को यहाँ पे भी लिखा जा सकता है कि अगर मैं थीटा कैप की अगर बात करूंगा तो थीटा कैप को माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप जो लिख रहे हैं थीटा के फॉर्मेट में, उसको साइन थीटा को वापस से यहां से लिखा क्या जा सकता है? साइन थीटा क्या, एक्स वाई अपॉन में आर है ना, वाई अपॉन में माइनस वाई अपॉन में आर आई कैप प्लस एक्स अपॉन में आर जे कैप, यानी कि इसको माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप अपॉन में आर, और आर को क्या लिखा जा सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो थीटा कैप है बेटा उसको ये भी लिखा जा सकता है कि माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप जो है, इसको लिखा ये भी जा सकता है कि माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खैर हमारे काम का ये नहीं है, हम इसमें जा ही नहीं रहे हैं एक्स और वाई में, हम तो आर और थीटा में चल रहे हैं। तो हमारे काम का यही है। समझ में आई बात? एक तो ये आर और थीटा में कि आर कैप को तो कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप लिखा जा सकता है, और थीटा कैप को माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप लिखा जा सकता है। ठीक है। अब इसकी यूजेस क्या हैं? जब आर कैप थीटा कैप हमने लिख लिए हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं फाइनली कि आर कैप हमारा क्या बन गया और थीटा कैप हमारा जो रेडियल डायरेक्शन थी और टेंजेंशियल डायरेक्शन थी, हमने दोनों को रिप्रेजेंट कर लिया आई कैप जे कैप के अंदर थीटा में। अब इसके यूजेस क्या हैं? समझ में आ रही बात? हम इसके यूजेस डिफाइन करेंगे और तब जाकर के तुम्हें फील होगा कि हाँ हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यूजेस के लिए हम इसको फिर से लिंक करेंगे किसके साथ में? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ में अगर हमें किसी भी उसका किसी भी शेप का एरिया कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते? हम ये करते कि मान लो तुम्हारे पास में इन प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोल रहे हैं,
उसकी अगर हम बात करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लिखते हैं कि ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई, ये एक्स कोमा वाई हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें हम इस पॉइंट की लोकेशन लिख रहे हैं, ये आर डिस्टेंस है। एक्चुअल में है क्या कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इतना एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, और इतना ये वाई कोऑर्डिनेट है। समझ में आ गई बात? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये ऐसे, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आर को थोड़ा सा चेंज किया हमने, आर को थोड़ा सा चेंज किया और हम चाह रहे हैं डी आर डिस्टेंस पे। आर को चेंज करके हम डी आर डिस्टेंस पे उसके रेडियली अलोंग उसी डायरेक्शन में हमने आर को डी आर से चेंज करा, ताकि हम एक्स को डी एक्स से और वाई को डी वाई से चेंज कर पाए। एक्स में हम डी एक्स चेंज कर रहे हैं और वाई में हम अलग कलर से दिखा लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। वाई में हमने डी वाई से चेंज करा, तो ये एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर किस तरीके से, हमने जो वाई में चेंज करा है ये डी वाई कोऑर्डिनेट चेंज करा, और जो एक्स में चेंज करा है वो डी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करा। ध्यान से देखो, हमने एक्स को डी एक्स से चेंज कर दिया, वाई को डी वाई से चेंज कर दिया, तो नेट डी आर चेंज हो गया। और डी आर जो लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये हमने आर चेंज करा, पॉइंट की लोकेशन चेंज करी उसी डायरेक्शन में बिना थीटा को चेंज किए हुए, थीटा फिक्स है। ये जो रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल का एरिया हमें लिखना हो अगर डी ए, तो हम लिख सकते हैं ये डी एक्स है और ये डी वाई है, तो डी एक्स इंटू डी वाई इसका एरिया लिखा जा सकता है, डी एक्स इंटू डी वाई। कोई समस्या इस बात में नहीं है। तो जो इसका एरिया लिखेंगे हम वो डी एक्स इंटू डी वाई से लिख लेंगे। समझ में आई बात? और जो डी आर का रेट ऑफ चेंज है, डी आर हमने लिखा वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये लिखा जा सकता है कि आर में जो डी आर चेंज आया वो एक्स में तो डी एक्स चेंज आया, वाई में डी वाई चेंज आया, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप को डी आर वेक्टर भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से हम डी ए और आर में चेंज डी आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी भी उसका एरिया निकालना हो, किसी भी शेप का एरिया निकालना हो, तो अब ये भी तरीका हम इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट, किसी भी कोई भी एक पैच है हमारे पास में, कोई भी एक पैच है उसमें आर बदल रहा होगा। समझ में आ रही बात? अगर आर बदल रहा होगा और एक्स और वाई बदल रहा होगा तो हम ये पैच बोलें कि आर बदल के डी एक्स और डी वाई बने। इस पैच का एरिया हमने डी ए लिखा जो कि डी एक्स इंटू डी वाई है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा टोटल एरिया निकालने के लिए, तो इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू डी वाई। बट समस्या ये है कि इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, तो हमें डबल इंटीग्रेशन लगाना पड़ जाएगा, एक तरीके का डबल इंटीग्रेशन बन जाएगा वो डी ए का इंटीग्रेशन। एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल, या तो एक्स और वाई का रिलेशन हमारे पास वो रख दें तो हम उसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो ये इसी तरीके से बनेगा। समझ में आ गई बात? पोलर कोऑर्डिनेट्स में चलो, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये जो एरिया कैलकुलेट करने का सिस्टम है वो किस तरीके से हम लिखेंगे, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या बनेगा कि सेम वही हम कार्टेशियन सिस्टम उठा लेते हैं, बट पोलर सिस्टम की बात करेंगे। इसमें मैं तुम्हें चीजें थोड़ा स्लो समझा रहा हूं ताकि तुम इनको कैच कर पाओ ना, ऐसा नहीं कि मैं एकदम से भगा करके सारी चीजें समझा दूं और तुम्हें लगे कि ये क्या हो गया। मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा तुम्हें सारी चीजें एक एक आराम से, तो तुम्हें बस बने रहना है पूरी वीडियो में और तुम बहुत अच्छे तरीके से ये कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स को वाई मान लिया इसको, इसमें हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है। हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर और थीटा पे जाकर के एक पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करते हैं। हम गए आर पे और थीटा पे, थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पे, ये गए। समझ में आ गई बात? तो इसके करस्पॉन्डिंग एक सर्कल बन जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ, हाँ ये बन गया। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैं डिस्टेंस आर चलूंगा और एंगल थीटा जाऊंगा। अब मैंने क्या करा, अब मैंने आर और थीटा दोनों चेंज कर दिए। जैसे वहां पे आर के डायरेक्शन में डी आर चले थे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा कि हम आर और थीटा दोनों, जैसे वहां पे डी एक्स और डी वाई में चल चल के डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप करे तो नेट डिस्प्लेसमेंट डी आर आ गया डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास हैं आर और थीटा, हमारे पास एक रेडियल डायरेक्शन है और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन है। समझ में आ गई बात? इसके परपेंडिकुलर ये दो डायरेक्शन है हमारे पास में, तो इन दोनों डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट देंगे। आर को डी आर से चेंज करेंगे, थीटा को डी थीटा से चेंज करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे हम, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, हम
अगर डी आर चेंज करेंगे, आर को डी आर से चेंज करा, मान लो यहाँ पे चले गए तुम, आर को डी आर से चेंज कर दिया, इतनी डिस्टेंस तुमने चेंज करी डी आर, यानी कि तुमने एक ऐसा सर्कल बनाया जिसकी रेडियस डी आर से बढ़ गई है। ऐसा लिख सकता हूं मैं, एक ऐसा सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस डी आर से बढ़ गई है। ऐसा बना सकता हूं कि तुमने सर्कल की रेडियस डी आर से बढ़ा दी है। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि व्हाइट कलर में कंफ्यूजन ना रहे, रेड कलर से दिखा देता हूं कि पहले तुम आर पे थे, तुमने डी आर रेडियस बढ़ाया, अगर तुम डी आर बढ़ाओगे तो यहां से यहां जाओगे, लेकिन तुम्हें थीटा के लॉन्ग भी चलना, इस तरफ भी, इस तरफ चलना था, तो तुमने क्या करा, इस आर को इधर बना देता हूं, थीटा को डी थीटा से और चेंज कर दिया, तुमने डी थीटा भी चेंज कर दिया, तो तुम यहाँ पे पहुंच गए। एक तो तुमने आर चेंज करा तो तुम यहाँ पे पहुंच गए, और थीटा को चेंज करा डी थीटा से, तुम यहाँ पे पहुंच गए ना। आर भी चेंज हो गया और थीटा भी चेंज हो गया। थीटा में जो चेंज आया इसको हमने बोल दिया डी थीटा। समझ में आई बात, डी थीटा बोल दिया कि आर में जो चेंज आया उसको। और फाइनली अपन यहाँ पे पहुंच गए, इस पॉइंट से लेकर के हम यहाँ पे पहुंच गए। इसको अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं तो तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचे, तो ये तुम्हारा एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आएगी क्या बात, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर लेते हम किसी डी एल वैक्टर से, मान लो एल लेंथ चल गए हम, ये डी एल वैक्टर बन गया मान लो। समझ में आया, आर में हम डी आर चले, थीटा में हम इस तरफ चले, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सबसे पहली बात तो ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ लगभग सेम ही है, क्योंकि रेडियस में कोई फर्क ज्यादा आया नहीं, हमने सिर्फ डी आर चेंज करा। हमने इसको दिखाने के लिए थोड़ी बड़ी रेडियस बनाई है, बट ये बहुत स्मॉल है, डी आर बहुत स्मॉल है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस लगभग बराबर ही है, क्योंकि डी आर बहुत स्मॉल होगा, तो ये वाला आर्क लेंथ और ये वाला आर्क लेंथ सेम ही होगा। तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी जस्ट स्ट्रेट लाइन होगी। समझ में आई क्या बात, ये जस्ट स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है, टेंजेंट की डायरेक्शन में, जिसकी लेंथ ये वाली कितनी है, आर इंटू डी थीटा। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को लिखा जा सकता है बेटा, यहां पे मैं लिख दूं आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। और ये आर इंटू डी थीटा किसकी डायरेक्शन में चले, हम थीटा कैप की डायरेक्शन में चले। आर वेक्टर की डायरेक्शन में तो हम डी आर चले, और थीटा कैप की डायरेक्शन में हम आर डी थीटा चले। समझ में आई बात, तो हम अगर ध्यान से देखेंगे कि जो आर वेक्टर है उसको हम आर डिस्टेंस इंटू आर कैप लिखते हैं, तो हमारा जो डी आर है, ये जो हम पैच बना रहे हैं, इसमें अगर हम ध्यान से देखो तो ये पैच किस तरीके का बनेगा, इसको मैं अगर उठा लूं, इस डायग्राम को उठा लूं ऐसे, यहां से क्रॉप कर लूं, ठीक है, तो इसको अलग से बना के देखते हैं। ये तो पूरा ही आ गया, खैर हटाओ, हम अलग से बना लेते हैं कि हम इस छोटे पैच पे थे, और इस छोटे पैच से हम डी आर गए और डी थीटा गए, तो हम इस बड़े पैच पे आ गए, यानी बड़े सर्कल पे आ गए, ये बन गया। ये वाली जो डिस्टेंस हमारी, ये वाली डिस्टेंस ये आर इंटू डी थीटा है, और ये वाली डिस्टेंस आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा। तो इसको ओपन करेंगे, आर डी थीटा प्लस डी आर डी थीटा, और दोनों ही बहुत छोटे छोटे एलिमेंट मल्टीप्लाई करके टेंडिंग टू जीरो हो जाएंगे, तो ये भी नियरली इक्वल टू आर डी थीटा बन जाएगी। दूसरी ये जो डिस्टेंस है, ये विड्थ हमारी डी आर है, तो क्या इसका एरिया हम लिख सकते हैं क्या, क्या इस पैच का एरिया डी अगर हमें लिखना हो तो ये डी ए लिखा जा सकता है, डी आर इंटू, इसको एक रेक्टेंगल सा माना जा सकता है कि ये विड्थ और ये विड्थ ये दोनों स्ट्रेट लाइन ही बनेंगी लगभग, क्योंकि थीटा में बहुत कम चेंज हुआ है, तो ये दोनों नियरली स्ट्रेट लाइन बनेंगी, जैसे यहाँ पे बन रही है, ये दोनों नियरली स्ट्रेट लाइन बनेंगी। और ये एक रेक्टेंगल कंसिडर करा जा सकता है, इसकी एक लेंथ डी आर और एक लेंथ आर डी थीटा है, तो इसका जो एरिया बनेगा डी आर इंटू आर डी थीटा लिखा जा सकता है। तो ये जो डी ए बनेगा उसको आर इंटू डी थीटा इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसकी हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चीजें होंगी, जैसे सर्कुलर चीजें होंगी, सिलेंड्रिकल चीजें, स्फेरिकल चीजें होंगी, उनकी कैलकुलेशन यहां से बहुत आसान बन जाती है। रेक्टेंगल्स वगैरह की तो कार्टेशियन प्लेन से भी वही कैलकुलेशन रहती है, इसमें जबरदस्ती में कंफ्यूज रहोगे, एक्स और वाई अगर चेंज हो रहे हो तो ऐसी चीजें होंगी तो इनमें एरिया वगैरह में। लेकिन अगर जैसे सर्कल वगैरह घूम रहे हैं तो इन सब चीजों में आर कांस्टेंट रख के थीटा बदल रहे हो, आर बदल के थीटा बदल रहे हो, इन सब चीजों में, रोटेशनल वाली चीजों में ये वाली चीजें बहुत हेल्प करेंगी तुम्हारे लिए। तो डी ए जो लिखा जा सकता है वो आर इंटू डी थीटा लिखा जा सकता है। साथ में हमारा ये जो पैच बना है, इस पैच को अगर मैं ध्यान से देखूं तो हम इस इनिशियल पॉइंट से लेकर के और इस फाइनल पॉइंट तक पहुंचे। समझ में आई ना बात, इधर तो हम चले डी एल वैक्टर, इधर तो हम डी आर वैक्टर चले, समझ में आई बात, डी आर वैक्टर, आर में चेंज डी आर वैक्टर लिखा हमने, और इधर जो हम चले वो आर डी थीटा चले, आर डी थीटा चले, और किसकी डायरेक्शन में चले, थीटा कैप की डायरेक्शन में चले। तो ये जो डीएल वेक्टर लिखा हमने, इस डीएल वेक्टर को लिखा जा सकता है एक तो डी आर डिस्टेंस इन आर कैप,
डी आर डिस्टेंस चले हम आर कैप की डायरेक्शन में, प्लस में आर डी थीटा डिस्टेंस चले हम थीटा कैप की डायरेक्शन में। तो ये जो डीएल वेक्टर है, सॉरी इसको डी आर नहीं, इसको डीएल लिखेंगे, है ना, डी आर तो हमारी रेडियल डायरेक्शन है, समझ में आ गई बात। तो ये जो डीएल वेक्टर है, इस डीएल वेक्टर को हमने क्या लिख दिया, डी आर इंटू आर कैप प्लस आर डी थीटा इंटू थीटा कैप, इस तरीके से लिखा जा सकता है। बस तुम चीजें समझते रहो, सुनते रहो कि क्या चल रही हैं, इसके यूजेस क्या होंगे मैं अभी जस्ट आगे समझाऊंगा तुम्हें। इस तरीके से डीएल लिखा जा सकता है, समझ में आ गई क्या बात, कि ये तुमने कितनी लेंथ ट्रेवल करी है, डीएल लेंथ, वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, और ये डीएल लिखा जा सकता है। तो डीएल जो लेंथ तुम चले, ये डीएल लेंथ कैसे लिखी जा सकती है, लेंथ डीएल कितनी लिखी जाएगी, लेंथ डीएल जो लिखी जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ डी आर का स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखी जा सकती है। डी आर का होल स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का होल स्क्वायर, भाई ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा। या फिर हम बोलो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके, इनका रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, ये डीएल बन जाएगा। तो जो लेंथ हम चले एक्चुअल में यहां से यहां तक चलने के लिए हम जो लेंथ चले डीएल लेंथ, वो डीएल लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी यहाँ पे वो बता रखा है। तो डीएल लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, यहां से मैं एक काम कर लेता हूँ, डी थीटा कॉमन ले लेता हूँ, समझ में आ गई बात। डी थीटा कॉमन ले लिए तो बाहर आ जाएगा डी थीटा, और ये स्क्वायर रूट में क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी हो। और अगर हम चलते ही जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, आर और थीटा बदलते हुए चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो हमारी पाथ की लेंथ क्या बनेगी, उस पाथ की लेंथ को हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट लेकर के डी थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस फंक्शन को। इसमें आर और थीटा दोनों वेरिएबल हैं, इंटीग्रेशन थोड़ा अलग तरीके का होगा, वो हम सीखेंगे, समझ में आ रही बात। जब काइनेमेटिक्स करेंगे, पाथ लेंथ हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलेट करने की, तो हम इस तरीके से भी करेंगे और सिंपल इस तरीके से भी करेंगे। यहाँ पे जो डी आर लगा, ये डी आर चले तो डीएल कितना होगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, वहां से भी करेंगे। दोनों तरीके से कैलकुलेट करना सीखेंगे कि पाथ लेंथ कितनी होगी, समझ में आई बात। अभी हम इसके जो मेन पर्पज जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आते हैं कि फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के हमने और भी तरीके सीखे थे। बेसिक मैथ्स के अंदर हमने तरीका सीखा था, एक तो ये तरीका सीखा था कि भाई तुम इस सर्कल को उठाओ, अगर इसमें तुम्हें एरिया निकालना है तो तुम इसको रिंग से बना हुआ मान सकते हो। तो तुम क्या करोगे, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाओगे और ये एक रेडियस रिंग बना लोगे, ठीक है ना। सर्कल बनाया, इसकी छोटी सी रेडियस और चेंज करोगे तो डी आर थिकनेस तुम बढ़ा दी, इसकी रेडियली आउटवर्ड चले, और इसकी तुमने डी आर विड्थ बढ़ाई, तो ये जो एरिया बना डी ए, इस एरिया को तुमने क्या लिख दिया, इस एरिया को डी ए को तुमने लिख दिया 2 पाई आर इसकी लेंथ इंटू डी आर, और इसको तुमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से कैपिटल आर तक, और एरिया आ गया था पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात, ये बन गया था। एक और तरीका हमने सीखा था, एक और तरीका हम बना सकते थे सेम उसी उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिक मैथ्स हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन में हमने एरिया निकालना सीखा था बेसिक मैथ्स के अंदर जब इंटीग्रेशन पढ़ा था। दूसरा तरीका ये सीखा था कि हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाएं और ऐसी एक स्ट्रिप बना लें और फिर इस स्ट्रिप का एरिया लिख लें डी ए। वो इस स्ट्रिप का एरिया कैसे लिखेंगे, अगर तुम एक्स डिस्टेंस पे गए ये तो आर के बराबर ही होगा, तो ये जो वाई डिस्टेंस बनेगी, ये अगर एंगल थीटा है, अगर इसको थीटा मान लो तो, या फिर ऐसे समझ लो कि जो y है उसको स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया डी ए बनेगा वो इसकी लेंथ 2y इंटू इसकी विड्थ, एक्स पे जाकर के डी एक्स विड्थ की स्ट्रिप ली थी तो 2y इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। इसको इंटीग्रेट कर दिया और y को x के रेस्पेक्ट में लिख देंगे, ये वाला फंक्शन यहाँ पे रख देंगे और x की लिमिट माइनस आर से प्लस आर लगा देंगे और ये एरिया निकल के आ जाए। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं होता है तरीका, जनरली हम इस तरीके से ही करेंगे पूरी फिजिक्स में जब भी करेंगे तो, ठीक है, बट इससे भी आंसर आ जाता है। ये हमने तरीके सीखे थे इन इंटीग्रेशन, ये दोनों के दोनों तरीके हमने किस में सीखे हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन में सीखे हैं। इंटीग्रेशन बेसिक मैथ्स के अंदर हमने ये सीखे हैं। अब ध्यान से सुनो, अब हम जो पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो हेल्प करना चाह उसे की हेल्प लेना चाह रहे हैं यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो बना लेते हैं सर्कल, समझ में आ गई बात, सर्कल बना लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस है, हमने ये सर्कल बना लिया, इस सर्कल की बात कर रहे हैं, मान लो इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है। इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेम वही कहानी, एरिया कैसे निकालेंगे कि हम किसी भी डिस्टेंस आर पे जाकर के और हम रेडियली डी आर चलेंगे या टेंजेंशियली डी थीटा चलेंगे, तो आर डी थीटा ये लेंथ होगी, इसका एरिया जो पैच बनेगा उसका एरिया आर डी थीटा से लिखा जा सकता है।
तो हम वही करेंगे, किसी जनरल डिस्टेंस पे जाएंगे और एक छोटा सा पैच बनाएंगे, यहाँ पे आर पे गए और आर पे चल करके हम डी आर चले, तो ये डी आर जस्ट चल गए और फिर ये एंगल थीटा पे जा करके और फिर डी थीटा एंगल घूमे और यहाँ पे पहुंच गए, एंगल डी थीटा भी चल गए और डी आर भी चल गए, तो हम यहाँ पे पहुंच गए। तो ये पैच बना, इस पैच का एरिया, इस पैच का एरिया लिखेंगे तो सिर्फ उसी तरीके से लिखेंगे फिर से कि ये लेंथ डी आर है और ये आर डी थीटा, तो इसका जो एरिया बनेगा डी ए, इस डी ए को मैं लिख सकता हूँ डी आर इंटू आर डी थीटा। तो ये पैच बन गया और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पैच बनेंगे यहाँ पे अलग अलग जगह पे जाकर के डी आर के, और इन सभी का एरिया अगर मैं ऐड कर दूंगा टोटल तो सर्कल का एरिया बन जाएगा, छोटे छोटे पैचेस का एरिया निकाल करके ऐड कर दूंगा। तो हम इस डीए का इंटीग्रेशन करते हैं एरिया निकालने के लिए, इंटीग्रेशन डीए जो कि बन जाएगा इंटीग्रेशन आर डी थीटा, बट 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, इंटीग्रेशन आर डी थीटा करेंगे। तो एक बार तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं आर डी आर को बाद में इंटीग्रेट कर लूं, पहले डी थीटा को इंटीग्रेट कर लूं, समझ में आई क्या बात। ये ऐसा कर लेता हूं कि आर इंटू डी थीटा, और फिर एक बार मैं ऐसा कर सकता था कि जो एरिया लिखा है इसमें जो आर डी थीटा है, इसमें पहले मैं डी थीटा को बाहर निकाल लूं और इंटीग्रेशन पहले आर कर लूं कि पहले रेडियस बदल लूं और फिर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर लूंगा, समझ में आएगी बात। इसका मीनिंग क्या है, इस वाले पर्पज का, सॉरी इस वाले एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है और इस वाले एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले समझते हैं। इसमें तुम थीटा को 0 से 2 पाई, सर्कल बनाने के लिए 0 से 2 पाई एंगल चलना पड़ेगा और रेडियस को इंटीग्रेट करने के लिए 0 से कैपिटल आर तक चलना पड़ेगा। इनके पर्पजेस क्या हैं, इनके पर्पजेस ये हैं, इनमें प्रोसेस बदल जाएगी, यानी कि पहले क्या पार्ट हो रहा है वो चीज बदल जाएगा, उसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी, आंसर सेम ही रहेगा। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि आर और डी आर सेम रख रहे हैं, आर पे डी आर ये सेम रहेंगे, आर एक सेम है अपना और डी आर सेम है, तो हम हर जगह पे जाकर के अलग अलग एंगल पे, इस एंगल पे भी आर डी आर चले, इस एंगल पे आर डी आर चले, इस एंगल पे भी आर डी आर, इस एंगल पे आर डी आर, इस पे आर डी आर, ऐसे चलते गए। तो ये वाला पैच बनेगा, इसका एरिया, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर थीटा तक, तो आर डी आर के ये जो एलिमेंट बना था इसका एरिया निकल के आ जाएगा, वही बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि ये जो सर्कल था हमारा, इस सर्कल में, ये जो सर्कल था हमारा, इस सर्कल में ये सेंटर था मान लो इसका, ठीक है, ये जो भी सेंटर बनेगा यहाँ पे सेंटर बनेगा, आर डिस्टेंस पे गए हम और इस आर डिस्टेंस पे जाकर के ये जो सर्कल बना होगा, ठीक है, आर डिस्टेंस पे जाकर के ये सर्कल बना होगा, उसकी हमने डी आर विड्थ बढ़ाई, ये डी आर विड्थ बढ़ा दी, और इसमें पूरा थीटा पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं कि यहां से थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के और पूरे में पहले इंटीग्रेट कर लिया। तो ये वही तरीका है, ये जो हमने करा हुआ है ये वही तरीका है कि हम आर पे जाकर के डी आर विड्थ लेकर के इस स्ट्रिप का एरिया लिख रहे हैं, तो हम इस स्ट्रिप का एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर लिख रहे हैं ना। तो पहले हम ये वाले कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें हम पहले आर तो सेम रख रहे हैं, डी आर सेम रख रहे हैं, लेकिन थीटा अलग अलग जाकर के पूरा एक सर्कल बना लिया और डी आर विड्थ का एक सर्कल बना लिया, उसका एरिया लिख रहे हैं। ये प्रोसीजर होगा इसमें पहले। तो ऐसी फिर एक के बाद एक रिंग्स बनेंगी, उन रिंग्स का एरिया 0 से कैपिटल आर में फिर बाद में इंटीग्रेट करूंगा तो फिर बाद में पूरा रिंग्स का एरिया निकल के आ जाएगा। पहले इसे इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा, इसका डीए, ये डीए जो बनेगा ये छोटी स्ट्रिप का डीए, ये आर डी आर इंटीग्रेशन डी थीटा 0 से 2 पाई है, आर डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में क्या बन जाएगा, 2 पाई, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर डी आर बन गया, देखो वही तो बन रहा है। इसको हमने पहले लिख लिया था कि भाई आर्क लेंथ हमने लिखा कि ये सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, उसकी विड्थ डी आर थी, तो 2 पाई आर इंटू डी आर इसका एरिया लिखा था स्ट्रिप का और उसको इंटीग्रेट कर दिया था। तो पोलर कोऑर्डिनेट से भी वही एक्सप्रेशन बन रहा है, और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल एरिया निकालने के लिए, तो एरिया बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 पाई तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आर डी आर, और 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया, पाई आर स्क्वायर आ गया। समझ में आ गई क्या बात। इसमें प्रोसीजर क्या डिफरेंस है, प्रोसीजर में डिफरेंस ये है कि इस बार जब हम कर रहे हैं हमने थीटा को चेंज किया ही नहीं, तो थीटा वहीं का वहीं है, हम आर को चेंज कर रहे हैं, पहले आर में इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, तो हमने अलग अलग आर पे जा करके और डी आर के जो पैचेस बने उन सबको इंटीग्रेट कर लिया, और थीटा और डी थीटा वो सेम रहा हमारा, थीटा और डी थीटा सेम रहा, डी थीटा हर जगह सेम रहा। ये तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हम गए हैं पहले इस आर पे,
छोटे से आर पे गए, यहाँ पे छोटा बना, फिर आर पे गए छोटा सा पैच, ये ऐसे चलते गए डी आर और डी थीटा। तो ये पैचेज जो बने पहले इनके एरिया लिख लिए। तो ये एरिया क्या बनेगा, इस ट्रायंगल का एरिया लिखा जा सकता है, और ये छोटे से उसमें ये ट्रायंगल माना जा सकता है क्योंकि ये बेस लगभग यूनिफॉर्म ही रहेगा। आर इंटू डी थीटा लिखा जा सकता है, स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। इसका एरिया क्या लिखा जा सकता है, फिर इसका एरिया लिखा जा सकता है डी ए। इस तरीके से भी हमने करा था ना, छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करके हमने ये वाला एरिया भी निकाला, इस तरीके से भी एरिया निकाला था जब बेसिक मैथ्स में हम एरिया निकाल रहे थे कि छोटे छोटे ट्रायंगल में ब्रेक करके किया जा सकता है। ठीक है, तो डी ए जो बनाएगा, डी ए को आर डी थीटा से इंटीग्रेट कर लेंगे। चल पहले तो ये एरिया डी ए सीधा ही लिखा जा सकता है। इसकी हाइट कितनी है, रेडियस के बराबर, बेस कितना है, हाफ इंटू आर इंटू उसकी बेस हाइट है आर और ये बेस है आर डी थीटा। तो ये आर स्क्वायर बाई 2 डी थीटा लिखा जा सकता है ट्रायंगल मान करके। या फिर हम उस तरीके से ना करते, इंटीग्रेशन से कर रहे हैं हम तो इंटीग्रेशन से ये वाला जो डी ए बनेगा, इस डी ए इंटीग्रेशन को हमने क्या करा है, डी थीटा तो बाहर रखा है, इंटीग्रेशन आर डी आर करा है 0 से कैपिटल आर तक। और ये आर स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन बनेगा 0 से कैपिटल आर में, तो ये डी ए क्या बन जाएगा, डी थीटा टाइम्स आर स्क्वायर बाई 2 बन गया। तो ये पैच का एरिया वैसे निकल के आ गया। हमने वैसे भी इसको समझ रखा था कि ये छोटा ट्रायंगल मान करके अप्रोक्सीमेटली, और ये लिखा जा सकता है। खैर पोलर कोऑर्डिनेट्स में चलेंगे तो इस तरीके से अब ये एरिया बनाएगा, तो इंटीग्रेशन डी ए बनेगा। तो इसमें आर स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। भाई ऐसे छोटे छोटे शेप के जो ट्रायंगल्स हैं वो 0 से 2 पाई में सारे बना लोगे, इन सभी का एरिया निकलोगे तो टोटल एरिया बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये एरिया क्या बन जाएगा, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात। तो इस तरीके से ये चीजें लिखी जा सकती हैं। एरिया ऑफ सर्कल भी इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये एक इसका एग्जांपल हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, आई होप कि तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई कहीं भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो। मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी फास्ट पेस नहीं रख रहा हूँ, बिल्कुल आराम से स्लो चीजें समझा रहा हूँ ताकि तुम उनको ग्रैस्प कर पाओ। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा कि ये प्रॉपर एडवांस लेवल की चीजें हैं, और प्रॉपर ओलंपियाड लेवल के बच्चे, एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे, ये देखें, नीट वाले बच्चों को एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं कि ऐसा होता है। याद रहें चीजें, समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो भी कोई अच्छी बात नहीं है, और सॉरी कोई बुरी बात नहीं है। और बस तुम्हारे को एक समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से किया जा सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमने ये कर लिया। अब हम आर और थीटा में जो रिलेशन है, ठीक है, आर कैप और थीटा कैप में जो रिलेशन है उसको डिफाइन करना चाहते हैं। आर कैप और थीटा कैप के रिलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं कि आर कैप और थीटा कैप में आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो सबसे पहले हम गए किसी पॉइंट पी पे, सेम वही बात है अपने को, तो वही आर और थीटा बोलने हैं। रेडियल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, और थीटा की डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में थीटा कैप यूनिट वेक्टर है। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आर कोमा थीटा लिखा जा सकता है अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करूं तो, कि सेंटर से डिस्टेंस आर है और एंगल एक्सिस से थीटा है। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो आर कैप को क्या लिखा जा सकता है। हमने आर कैप को क्या लिख रखा है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माना था, आर कैप 1 बनना था, तो 1 का कोस थीटा कॉम्पोनेंट है साइन थीटा, तो कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप लिखा जा सकता है। तो तुरंत हम जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे बना लेंगे और देख लेंगे इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है 1 का इधर कॉम्पोनेंट एक्स, कोस थीटा इधर साइन थीटा, तो आर कैप को लिखा जा सकता है कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। रिलेशन डिफाइन करने के लिए पहले पता तो चले, मतलब कि ये तो लिख लें कि आर कैप और थीटा कैप हैं क्या। फिर हम थीटा कैप में गए, तो थीटा कैप क्या बताएगा हमें, थीटा कैप होता है इसके परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर। तो ये अगर एंगल थीटा, ये 90 में से थीटा, तो ये 1 है, 1 का इधर कॉम्पोनेंट 1 कोस थीटा, इधर 1 साइन थीटा, लेकिन माइनस में, तो माइनस का साइन थीटा आई कैप और प्लस का कोस थीटा जे कैप, और तो थीटा कैप बन जाएगा माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। मैं ऐसे याद नहीं रखता कि क्या बनेगा, मैं बस बना के देख लेता हूँ। ठीक है, और वही चीज मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो आर कैप के डायरेक्शन में तो 1 मान लो, 1 का कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, ये आर कैप बन गया। इसके परपेंडिकुलर आ जाओ थीटा कैप, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो माइनस में साइन थीटा आई कैप और प्लस का कोस थीटा जे कैप, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 कोस थीटा 1 साइन थीटा बनेंगे। समझ में आ गई बात। ये आर कैप और थीटा कैप का रिलेशन है आपस, मतलब ये आर कैप और थीटा कैप थीटा के साथ में ऐसे रिलेटेड है। अब आर कैप की बात करोगे तो रिलेशन निकालने के लिए देखो, ये कोस का साइन है और ये साइन का कोस है, हमें हिंट कैसे मिलेगा कि हम किस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं। हम थीटा और साइन थीटा कोस थीटा एक तरीके से इनको एलिमिनेट करें तो हम आर और थीटा में रिलेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमारा थीटा लेकिन वेरिएबल है, अलग अलग आर भी वेरिएबल और थीटा भी वेरिएबल है, ये बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा
क्योंकि मुझे ये दिख रहा था कि cos थीटा को sin थीटा में कन्वर्ट करना है, sin को cos में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिफरेंशिएशन से कर सकता हूँ। तो ये एक हिंट मिला मुझे कि डिफरेंशिएशन से इनका रिलेशन आ सकता है। तो डिफरेंशिएशन रिलेशन निकालते समय में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा और आर वेरिएबल है। खैर आर इसमें कहीं आ नहीं रहा है, लेकिन थीटा तो आ रहा है और थीटा वेरिएबल है। समझ में आई क्या बात? अब थीटा वेरिएबल होगा तो थीटा का रेट ऑफ चेंज डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं कि जिस रेट से एंगल थीटा चेंज करता है ना, अगर मैं आर को ए सेम रखूं, जिस रेट से एंगल थीटा चेंज होता है उसको बोल देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल डी थीटा बाई डी टी का मैग्नीट्यूड जो है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बोल देते हैं। और इस डी थीटा बाई डी टी को एक क्वांटिटी से डिनोट कर लेते हैं ओमेगा से। आगे चल के हम सर्कुलर मोशन में इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे कि जिस रेट से वो पार्टिकल अपना थीटा एंगल कवर करेगा कि हर सेकंड कितना एंगल चल रहा है, वही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, या फिर जिस रेट से वो एंगल कवर कर रहा है वही तो डी थीटा बाई डी टी है। और जिस रेट से एंगल कवर करेगा उस पार्टिकल उस रेट को हम एंगुलर वेलोसिटी बोल देंगे ओमेगा। अभी के लिए समझ लो कि ये ओमेगा क्वांटिटी है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा है, डी थीटा बाई डी टी है। ठीक है, तो आर कैप और थीटा कैप में ये समझ में आया कि डिफरेंशिएशन से एक दूसरे का रिलेशन निकाला जा सकता है। तो हमने क्या करा कि जो आर कैप था कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसको डिफरेंशिएट करा तो ये बन जाएगा डी आर कैप बाई डी टी। हमने पहले भी देखा था ना कि आर कैप और थीटा कैप ये बदल रहे होंगे, यहाँ पे जाऊंगा तो आर कैप इधर होगा, थीटा कैप इधर होगा, तो वेरिएबल है तो इनका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आ सकता था ना। क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि ये थीटा बदल रहा होगा, ये नहीं होने देगा इसको जीरो। अब ध्यान से सुनो, डी आर कैप बाई डी टी अगर मैं करूंगा तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा जे कैप, सॉरी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा जे कैप। ये क्या बन गया? ध्यान से देखो इसको, ये डी आर बाई डी टी जब हमने निकाला तो ये माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप बन रहा है। इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये थीटा कैप जो ऊपर दिख रहा है ये वही तो है, अलग थोड़ी है कुछ। समझ में आई क्या बात? ये जो माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप है ये वही थीटा कैप है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो चीज हमने निकल के आई है, ये जो चीज हमारे निकल के आई है, इसको मैं थीटा कैप सीधा सीधा लिख सकता हूं। साथ में एक सेकंड, ये गड़बड़ कर दी हमने। जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हमें पता था कि थीटा वेरिएबल है, कोस का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस का साइन थीटा इनटू, अब चेन रूल लगेगा ना, एक तो कोस फंक्शन और एक थीटा फंक्शन, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेफ्ट में करा तो राइट में भी टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले तो कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा बन गया, अब थीटा भी तो वेरिएबल है, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, उसके डिफरेंशिएशन को डी थीटा बाई डी टी लिखूंगा। समझ में आ गई बात? और ये आई कैप तो डायरेक्शन है, प्लस में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बन जाएगा कोस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन वापस से डी थीटा बाई डी टी, और ये बन जाएगा जे कैप में। इसको ध्यान से देखो, ये माइनस का, इसमें डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लो, डी थीटा बाई डी टी कॉमन ले लिया हमने, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। इस वाले पैरामीटर को थीटा कैप लिखा जा सकता है और इसको हमने बोला कि हमने इसको ओमेगा बोल रखा है। तो डी आर कैप बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू थीटा कैप। ये रिलेशन आ गया आर और थीटा में, ओमेगा इंटू थीटा कैप। क्लियर है? ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि काम आएगा। समझ में आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जो काम आएगा। दूसरा, एक और तरीके से रिलेशन निकाला जा सकता था कि भाई हम इसका डिफरेंशिएशन करके इधर आए, हम इसका डिफरेंशिएशन करके भी तो इधर जा सकते थे, डी थीटा बाई डी टी भी तो निकाल सकते थे। तो जब हम डी थीटा बाई डी टी निकालेंगे, हमने थीटा को लिखा, अगेन हम दूसरे रिलेशन पे जाएं तो थीटा कैप को हमने लिख रखा था माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। इसको डिफरेंशिएट करा डी थीटा कैप बाई डी टी, तो माइनस का साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, थीटा का डी थीटा बाई डी टी और ये आई कैप, प्लस कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी टी और ये जे कैप। तो ये माइनस भी कॉमन आ जाएगा यार इसमें, तो डी थीटा कैप अपॉन में डी टी माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी, दोनों कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से देखा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप को, तो ये कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप तो आर कैप है, यानी कि एक और रिलेशन निकाला जा सकता है। माइनस डी थीटा बाई डी टी को तो ओमेगा लिखा जा सकता है और इसको आर कैप लिखा जा सकता है, ये डी थीटा कैप बाई डी टी बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो दो रिलेशन बन गए हमारे पास में, दोनों ही रिलेशन सही है, कोई गलत नहीं है। ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन एक तरीके से, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं ताकि हम एक साथ इनको याद रख पाए। अगर इनको एक साथ याद रख पा रहे हो तो सही चीज़ है, अच्छी बात है। नहीं याद रख पाओ तो इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए फिर, है ना, इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और ये बात चल रही है एडवांस और ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए। बाकी नीट और जेईई के बच्चों को नहीं भी याद हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, इतना कोई खास काम पड़ेगा नहीं, है ना। तो डी आर कैप बाई डी टी को माइनस ओमेगा आर कैप लिखा, डी आर कैप बाई डी टी को ओमेगा थीटा कैप लिखा जा सकता है, और डी थीटा कैप बाई डी टी को माइनस ओमेगा आर कैप लिखा जा सकता है। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा थीटा, वो रेडियल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जो रेडियस का यानी कि रेडियल डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। यानी कि एक तरीके से इसको तो चेंज करेगा ये, समझ में आई क्या बात, और इसको चेंज करेगा ये, समझ में आएगा, इसके अपोजिट वाला। समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा घूमता जाएगा, थीटा घूमेगा तभी तो आर चेंज होगा। समझ में आ गई ना बात। तो थीटा घूम करके ही आर को चेंज कर रहा है, तो आपस का इसका रिलेशन होगा रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, ये रिलेशन इनका लिखा जा सकता है, और ये रिलेशन तुम याद रख सकते हो। इसको हमने बोला कि अभी जब मैं बता रहा था कि जब मैं बोलूंगा कि सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो इसे डी थीटा बाई डी टी को बोलेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी कितना है, रेडियन पर सेकंड की, हर सेकंड कितना एंगल चल रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल ही रहा हो तो हम रिलेट करके देख लेते हैं कि वो क्या चीज बताएगा। ठीक है, तो पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन है, मान लो स्पीड v से चल रहा है पार्टिकल, आर रेडियस के उसमें, एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा है, और स्पीड मान लेते हैं ओमेगा जो है वो डी थीटा बाई डी टी है। इसको एंगुलर वेलोसिटी बोला जाता है। सर्कुलर मोशन में और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तुम्हें, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, कितना एंगल कवर कर ले रहा है रेडियन पर सेकंड में, कि पार्टिकल हर सेकंड कितना एंगल चल ले रहा है, कितना रेडियन एंगल चल रहा है, वो उसका एंगुलर वेलोसिटी होता है। और वी और ओमेगा का जो रिलेशन होता है वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है उसकी, अगर यहाँ पे ओमेगा से घूम रहा है वेक्टर, तो ये इस तरफ जो वेलोसिटी आएगी उसकी वेलोसिटी, वो वी इक्वल टू ओमेगा आर से लिखी जा सकती है, आर उसका रेडियस है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है तो वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा उसको, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट P का ये डिस्टेंस, इसको पोजीशन वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर दूं कि ये जो पॉइंट है इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर ये R वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज जो बनेगा dr बाई dt, वो वेलोसिटी होता है। काइनेमेटिक्स में अगर हम बात करें तो ये चीजें अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही तो काइनेमेटिक्स में समझ में आएंगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। समझ में आ गई बात। तो हम जो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है ना, उसको रिलेट करना चाह रहे हैं। अभी के लिए जितना समझ में आए उतना ठीक है। सर्कुलर मोशन और काइनेमेटिक्स जब पढ़ लोगे, ये रिलेशन जब तुम पढ़ लोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, अगर ये तुम्हें पता है तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। नहीं पता तो एक बार मान लो कि हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किस तरीके से होंगी हमें वो निकालना है। और ये जो हम बता रहे हैं ना वी इक्वल टू ओमेगा आर, ये कहां से आया, ये सब चीजें हम निकालेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि जो आर वेक्टर होगा, ये जो आर वेक्टर होगा ना इस पॉइंट की पोजीशन का आर वेक्टर, ये रेडियस इनटू उसकी यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन में, ये जो आर वेक्टर है इसका पॉइंट पी का लोकेशन, वो उसके डिस्टेंस सेंटर से आर मैग्नीट्यूड इनटू उसके डायरेक्शन रेडियल आर कैप, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और जो वेलोसिटी होगा वो तो डी आर वेक्टर बाई डी टी होगा। वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में आना चाहिए, तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन थीटा कैप में आनी चाहिए, वो कैलकुलेट करके देखेंगे। डी आर बाई डी टी करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू आर कैप, इसका डिफरेंशिएशन, आर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी आर कैप बाई डी टी। और डी आर कैप बाई डी टी अभी हमने देखा कितना होता है, ओमेगा इंटू थीटा कैप। तो वेलोसिटी जो बनी दोस्त वो क्या बनी, आर ओमेगा इंटू थीटा कैप। ये बहुत ही शॉर्ट तरीके में तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई से प्रूफ करेंगे इसको, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से, उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अलग तरीके का होगा। और ये हमें तुम्हें ब्रॉडर व्यू दे रहा है तुरंत, तो तुम्हें थीटा कैप यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जो वी आएगा वो थीटा कैप के डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो हमें पता चल गया कि जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, और जो v होगा उसका मैग्नीट्यूड r इंटू ओमेगा के डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गई क्या यार, उसका मैग्नीट्यूड r ओमेगा होगा, और थीटा कैप के डायरेक्शन में नहीं टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। समझ में आ गई क्या यार, क्लियर है। हमने क्या माना है, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना है, हमने ओमेगा को कांस्टेंट माना है। समझ में आ गई बात। किसी भी इंस्टेंट पर वैसे भी
अगर ओमेगा बदल भी रहा होगा तो यहाँ पे वेरिएबल ओमेगा होगा तो वेरिएबल स्पीड निकल के आ जाएगी उसकी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब एक्सेलरेशन की अगर बारी आएगी तो एक्सेलरेशन की बारी जब आएगी तो हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखेंगे। यहाँ के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हम ओमेगा को एंड आर को कांस्टेंट मान रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अदरवाइज जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आर और ओमेगा ये नहीं बदल रहे मेरे, एक तो सर्कल की रेडियस नहीं बदल रही जिस सर्कल में घूम रहा हूं, और एक जो एंगल वेलोसिटी घूम रहा हूं वो नहीं बदल रहा, क्योंकि ओमेगा भी बदलेगा तो डी ओमेगा बाई डी टी का भी एक एक्सप्रेशन आएगा, आर बदलेगा तो डी आर बाई डी टी का एक्सप्रेशन। तो एक सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन रेडियस तो वैसे नहीं बदलती, ओमेगा बदलेगा जब उसका ओमेगा का रेट ऑफ चेंज भी होगा, हम उसको एक बार के लिए जीरो मान ले रहे हैं। जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में चर्चा कर लेंगे, अभी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। हम मान लेते हैं कि हर सेकंड वो सेम ही एंगल घूम रहा है, हर सेकंड एक एक रेडियन घूम रहा है और 3.142 पाई रेडियन घूम जाएगा, फिर वो हर सेकंड अगर वो एक रेडियन घूम रहा है तो 2 पाई रेडियन 2 पाई सेकंड में घूम जाएगा और इस तरीके से वो चलता जाएगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से चल रहा है तो हम ओमेगा को कांस्टेंट मानते हुए चल लेते हैं ताकि ओमेगा का रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन में हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में आगे ना जाएं, क्योंकि वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो सिर्फ रेडियल आएगी, हम वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में भी जाएंगे। तो वो सब चीजों से बचने के लिए हम आगे इसको कांस्टेंट मान लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट किया हमने dv वेक्टर बाई dt, तो r और ओमेगा को हमने कांस्टेंट रखा, तो r और ओमेगा तो ऐसे के ऐसे रहे, डी वेक्टर बाई डी टी करूंगा तो डी थीटा कैप बाई डी टी बनेगा। यहां से देखो इसका डिफरेंशिएशन करा तो आर और ओमेगा तो कांस्टेंट बाहर आ गया, थीटा कैप का डिफरेंशिएशन डी थीटा कैप बाई डी थीटा कैप बाई डी टी हमें पता है कितना होता है, डी थीटा कैप बाई डी टी होता है माइनस ओमेगा आर कैप। इनकी जो एक्सेलरेशन होगी वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर और आर कैप। एक्सेलरेशन जो होगी वो माइनस आर कैप हमें बताएगा रेडियली इनवर्ड होगी, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंटर की तरफ लगा, क्योंकि रेडियल इनवर्ड लगा सेंटर की तरफ तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ गई क्या बात? कोई समस्या नहीं है? तो ये सर्कल की भाई, इसमें जो एक्सेलरेशन होगी इस पार्टिकल का, अगर मोशन कर रहा है ये पार्टिकल चल रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन इस पर सेंटर की तरफ होगी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा। अगर हम ओमेगा कांस्टेंट माने, ओमेगा वेरिएबल मानेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का भी थीटा कैप का भी एक कंपोनेंट आएगा, है ना। इसको डी ओमेगा बाई डी टी बनेगा ना, यहाँ पे डी आर बाई डी टी बनेगा, डी आर बाई डी टी डी ओमेगा बाई डी को उसको डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिखेंगे, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो सब जब लिखेंगे तो उस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खैर वो अभी हम नहीं करेंगे, वो सर्कुलर मोशन करेंगे। अभी हमने ये सीख लिया कि जो सर्कुलर मोशन तुमने बचपन में पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में कि सर्कुलर मोशन में चलता है पार्टिकल तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही क्यों लगता है, वो यहाँ से निकल के आ जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। एक्सेलरेशन आ रही है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप के, माइनस आर कैप की डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आ गई क्या बात? और v इक्वल टू ओमेगा आर है तो ओमेगा को v बाई आर रखेंगे तो v स्क्वायर बाई आर भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन से भी रिलेट कर दिया हमने, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन v इक्वल टू ओमेगा आर भी प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। जनरली नहीं करवाया जाता प्रूफ वगैरह, ओमेगा स्क्वायर आर और v इक्वल टू ओमेगा आर के प्रूफ नहीं कर, बता दिया जाता है कि याद रख लो यार, कोई काम की चीज नहीं है। बट इस तरीके से तुम शॉर्ट एंड स्वीट में कर सकते हो अगर तुम्हें ये चीजें आती हैं तो। क्लियर है? क्या इसके बेनिफिट्स हैं ये तुम्हें दिख रहे होंगे साफ साफ। तो ये मोर देन सफिशिएंट है पोलर कोऑर्डिनेट्स जो तुम्हें आने चाहिए, बट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं मतलब समय क्या मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, मेरा फिर वही है कि मैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में तुम बता दूंगा, उसके क्या क्या यूजेज हैं और कैसे वो काम करते हैं। बट इतना तो तुम आराम से कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो। ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें फ्री में मिलती रहेंगी, है ना। कभी को तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री यूट्यूब पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। और इसमें जो भी डाउट हो डिस्कस करने के लिए 10:30 PM पे मैं लाइव आऊँगा, इस ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर लेना, तो अपने बाकी बच्चों के साथ भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। और व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर देना, उसके अलावा कोई प्रोफेशनल रिलेटेड कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सारी चीज़ें क्लासेस के अपडेट्स के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा, और लाइक भी कर देना, ठीक है ना। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन और ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।